स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड हमने फर्स्ट जो वीडियो बनाई थी सैम्पल पेपर की, उसमें हमने सेक्शन ए कवर किया था। आज हम सेक्शन बी कवर करने जा रहे हैं। आई होप सब बच्चों ने सेक्शन ए कवर किया होगा। उसके अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चंस गिवन है। एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर सेक्शन बी, और क्वेश्चन नंबर आएंगे 21 to 26। और इसमें क्या होगा, सब क्वेश्चन कैसे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे हमारे पास। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन 21, dilute HCl is added to zinc granules. How will you prove that chemical change has taken place here? Support your response with two arguments. देखो सिंपल सी बात क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास टेस्ट ट्यूब है। यहाँ पर अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो हमने क्या रखा है, यहाँ पर हमारे पास सपोज डाइल्यूट HCl है हमारे पास। ये हमारे पास डाइल्यूट HCl है, यहाँ पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे ही हम इसके अंदर मेटल का पीस गिरते हैं, सपोज हमने यहाँ पर गिरा मेटल है हमारे पास, जिंक ग्रेन्यूल्स है यहाँ पर। तो जिंक ग्रेन्यूल्स जब गिरते हैं तो यहाँ पर जो है ना रिएक्शन होगी। तो अब क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर, डाइल्यूट HCl इज एडेड टू जिंक ग्रेन्यूल्स। डाइल्यूट HCl ऐड करते हैं जिंक ग्रेन्यूल के साथ में। हमें प्रूव करना है केमिकल रिएक्शन चलती है यहाँ पर। तो सिंपल हमारे याद है, जब भी हम क्या करते हैं एसिड की रिएक्शन करते हैं, हम एसिड की रिएक्शन करते हैं किसके साथ में, मेटल के साथ में। तो क्या करता है वो, एसिड प्लस मेटल, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है यहाँ पर। तो सेम ऐसे यहाँ पर होगा, इसके अंदर से निकलती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना। ये एनसीईआरटी में एक्टिविटी की बने यहाँ पर। तो क्या होगा, हमने इसके लिए हम पढ़ा हुआ है यहाँ पर। करते क्या है, हम ये करते हैं कि टेस्ट ट्यूब लेंगे हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ना हम इसकी जितनी भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, उस हाइड्रोजन गैस को हम पास करेंगे सॉफ्ट सॉल्यूशन से। यहाँ पर ये सॉफ्ट सॉल्यूशन हमारे पास, इस सॉफ्ट सॉल्यूशन से पास करेंगे। तो सॉफ्ट सॉल्यूशन से पास होने पे क्या होगा, यहाँ पर बबल्स बन जाएंगे। ठीक है ना। अब उन बबल्स के पास में हम क्या लेकर आते हैं, अगर कैंडल लेकर आएंगे, बर्निंग कैंडल, तो क्या करता है, पॉप साउंड करता है वो, करता है ना, पॉप साउंड करता है वो। तो बहुत सिंपल है, हाइड्रोजन गैस फ्लेमेबल गैस होगी बहुत ज़्यादा। ठीक है ना। तो इसमें क्या करने वाले देख समझते हैं। और दूसरी बात समझते हैं, एक पॉइंट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा ये, कि हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी जैसे ही हम कैंडल उसके पास लेकर आएंगे, बर्निंग कैंडल, पॉप साउंड करता है। दूसरा, ये रिएक्शन जो होगी जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ में, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज करता है वो। टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगी, है ना, ये गर्म हो जाएगी थोड़ा। तो सिंपल सी बात समझ गए यहाँ पर हम, क्या होगा अगर हम आंसर करें यहाँ पर अपना, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, है ना, या बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस हो सकता है यहाँ पर। ठीक है। फिर क्या होगा, एक ऑब्जर्वेशन जो होगी हमारे पास यहाँ पर। ठीक है। अब देखो हमें टू आर्ग्यूमेंट करने हैं यहाँ पर। अब दूसरा पॉइंट है चेंज इन कलर, कलर भी चेंज हो जाएगा यहाँ पर। जिंक मेटल जो है वो चेंज हो जाएगा सिल्वरी ग्रे के अंदर। ठीक है ना, सिल्वरी ग्रे के साथ में चेंज हो जाएगा। और दूसरा इसके बाद पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट, क्या है हमारे पास, चेंज इन टेम्परेचर, हीट इज़ इवॉल्व एज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। दो पॉइंट बताने हैं, बहुत सिंपल है। फर्स्ट और थर्ड पॉइंट बहुत अप्रोप्रिएट है, पता होगा यहाँ पर। कलर चेंज भी इंपॉर्टेंट है, पर सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन होती है ना, बबल्स बनते हैं, पॉप साउंड क्रिएट करता है। एंड इसके बाद बता सकते हो कलर चेंज होता है, जिनका मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, लेयर हट जाएगी, सिल्वरी ग्रे हो जाएगा वहाँ पर। और फिर है हमारे पास थर्ड, चेंज इन टेम्परेचर, हीट रिलीज करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। बहुत इजी क्वेश्चन था, समझ गए होंगे यहाँ पर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, स्टेट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस दैट लीड टू द फ्रूट फॉर्मेशन इन प्लांट। हमें बताना है यहाँ पर, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन चैप्टर से। स्टेट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन, देखो तीन स्टेप, तीन प्रोसेस होंगे, तीन तरह से जो है फर्टिलाइजेशन जो होगा हमारे पास। पहले होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर होता है फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन के बाद जब जायगोट फॉर्मेशन होता है, उसके बाद जो स्टार्ट होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा वहाँ पर। तो हमें बताना क्या है यहाँ पर, स्टेट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस दैट लीड टू फ्रूट फॉर्मेशन इन प्लांट। अब फ्रूट फॉर्मेशन जो बनता है ना, उसके बाद ये देखना है, देखो क्या होगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जायगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। ठीक है ना, जायगोट डिवाइड करता है, दो सेल होंगे, फिर चार सेल हो जाएंगे, फिर ऐसे करते करते सेल इंक्रीज होते चले जाएंगे यहाँ पर। ठीक है ना, इंक्रीज होते होते ना क्या करता है ये, यहाँ पर एम्ब्रियो फॉर्म करता है पूरा का पूरा। ठीक है ना, विद इन द ओव्यूल एम्ब्रियो हमारा क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट ऑफ इसके बाद क्या होगा, देखो द ओव्यूल डेवलप अ टफ कोट एंड ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू सीड।
अब जो हमारे पास जो होगा ना, जो एम्ब्रियो जो है हमारे पास, जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो जो बना है, अब क्या होगा ना, जो ओव्यूल है हमारा, ये ओव्यूल, द ओव्यूल डेवलप अ टफ कोट, ओव्यूल जो टफ कोट क्या करता है, डेवलप करता है, जो कि सीड बनता है फिर यहाँ पर, ठीक है ना। द सीड कंटेन द फ्यूचर प्लांट ऑफ एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो फ्यूचर प्लांट होगा इसमें, समझ गए ना। तो सीड के अंदर क्या होगा, सीड हैव लाइफ, है ना। द ओवरी ग्रो रैपिडली एंड राइपन टू फॉर्म फ्रूट, ठीक है ना। ओवरी क्या करेगा, वो ग्रो करती है और फ्रूट बनाएगी यहाँ पर। फिर इसके बाद द पेटल सेपल्स स्टेमन स्टाइल एंड स्टिग्मा में श्रवल्स एंड फॉल ऑफ, ये सब के सब क्या होंगे, ये सब के सब फॉल ऑफ हो जाएंगे, गिर जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर सिंपल सी बात समझो क्या होगा यहाँ पर, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट जो है हमारे पास, जो क्या समझने वाले यहाँ पर हम देखते हैं एक बार ध्यान से। यहाँ पे क्या होगा सब देखो, यहाँ पर जो हमारे पास है सबसे पहला स्टेप है फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट, जायगोट के डिवीज़न करता है, जायगोट के डिवीज़न करते करते 2 सेल, है ना, 2 4 4 सेल 8 सेल स्टेज बनते बनते ऐसे करते करते ना क्या करता है, ये विद इन द ओव्यूल की बात चल रही है यहाँ पे, जो हमारे पास है ये पूरा का पूरा प्रोसीजर ऐसे चल रहा है यहाँ पर, इनसाइड द ओव्यूल चल रहा है यहाँ पर, ये ठीक है ना। ये स्टिग्मा स्टाइल ओव्यूल के पूरा यहाँ पर करते करते ना क्या करेगा, फिर इसके ऊपर जो क्या होगा यहाँ पर, जैसे ही यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस चलता है, पूरा पूरा प्रोसेस होने के बाद द ओव्यूल डेवलप अ टफ कोट, जो ओव्यूल हमारे पास है वो क्या करता है, ओव्यूल जो है टफ कोट डेवलप करता है, पूरा टफ कोट डेवलप कर लेगा यहाँ पर ओव्यूल, ठीक है ना। टफ कोट डेवलप करता है, सीड फॉर्मेशन करता है, क्या करता है, सीड फॉर्मेशन डेवलप करता है, ठीक है। और जो ओवरी है हमारे पास, ओवरी ग्रो रैपिडली, ओवरी ग्रो करती रैपिडली और ये फ्रूट बन जाएगा पूरा, है ना। फिर बाद में जो पार्ट होंगे ये सब ये श्रिंक हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे यहाँ पर। तो हम जैसे हम सीड को देखते हैं ना, प्लांट मतलब एक फ्रूट तो देखते हैं हम कट करते हैं तो इस तरह देखने के लिए मिलता है ना, वो ऐसे स्ट्रक्चर होगा, उसमें सीड लगे होंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ये पूरा ईडेबल पार्ट होगा इसका यहाँ पर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ना अच्छे से देखो। इसके बाद क्या करते हैं हम नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इन ह्यूमन बॉडी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, ठीक है, स्टार कर लेंगे, क्वेश्चन आ सकता है इस साल, ठीक है। 24 के लिए इंपॉर्टेंट है यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन, नेफ्रॉन, जितने भी टॉपिक हैं सब इंपॉर्टेंट है ये, है ना। आप देखते क्या होगा यहाँ पर। इसके अलावा देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, वाई डू आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल वेयर वीन्स हैव वॉल्स, है ना। अब इसको भी जानना है यहाँ पर, आर्टरीज और वीन्स का डिफरेंस अच्छे से पढ़ना है हमें ना। पहले हम पढ़ते हैं यूरिन फॉर्मेशन का पर्पस क्या होगा, देखो क्या होगा यहाँ पर। यूरिन फॉर्मेशन जो होगा हमारी बॉडी से ना, ये एक्सक्रीशन का प्रोसेस है, एक्सक्रीशन करता है यहाँ पर ये, मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, ठीक है, ये तो करता है यहाँ पर ये। तो अब देखो, द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट, नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड फॉर्म ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, है ना, फ्रॉम द ब्लड इन ह्यूमन। अब देखो सिंपल सी बात है, हमारा जो प्रोसेस चलता है डाइजेशन होगा, उसके अलावा डाइजेशन के बाद जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल बनता है उसको एलिमिनेट करने के अलग अलग तरीके हैं। अब कुछ हमारी बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट बनते हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट होगा अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड जो बनते हैं ना, ये ब्लड की पीएच वैल्यू चेंज कर सकते हैं, और अगर ये कंसनट्रेशन बढ़ जाए तो इंसान की डेथ भी हो सकती है इसमें। तो सिंपल सी बात है, क्या करता है हमारा जो किडनी है उसे फिल्टर आउट करता है पूरा, यहाँ पर क्लीन करता है ब्लड को, ठीक है। अब इसके बाद क्या करता है, जब इसे क्लीन करता है, क्लीन करने के बाद ये सारा का सारा ब्लड है ना, ये अच्छे से समझ पढ़ा हुआ है सबने कि नेफ्रॉन पढ़ा होगा सबने, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है, नेफ्रॉन्स जो क्या करती हैं, फिल्टर करती हैं ब्लड को यहाँ पर, ये नेफ्रॉन होगी, इस तरह का एक यूनिट पढ़ा होगा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन्स, है ना। ये कलेक्टिंग डक्ट होगी यहाँ पर पूरी की पूरी इसकी ऐसे, ये कलेक्टिंग डक्ट हो जाएगी यहाँ पर, और इसके साथ में ब्लड वेसल्स आती है, इस तरह से जितना भी फिल्टर होगा ब्लड यहाँ पर होगा। ये डायग्राम सबने बनाया होगा, पढ़ा होगा अच्छी तरह से, तो यहाँ पर ये बता सकते हो। फिर दूसरी बात यह है कि जब जैसे सपोज ये यूरिक एसिड और यूरिया बनता है, ये पूरा फिल्टर होता रहेगा, कलेक्टिंग डक्ट धीरे धीरे लेके जाती रहेगी, और ले जाने के बाद यूरिनरी ब्लडर के अंदर इकट्ठा करती है। तो ऑर्गन ऑफ स्टोरेज जो होगा ना, वो क्या होगा हमारा यूरिनरी ब्लडर, यहाँ पर स्टोर हो जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है ना। ऑर्गन ऑफ रिलीज, यूरेथ्रा से रिलीज़ करता है यहाँ पर, यूरिन आउटसाइड द बॉडी निकलता है, ठीक है, इसके थ्रू। तो हमें ये चीज़ बनानी है, और इसमें ना तुम सिंपल डायग्राम बना सकते हो, एक्सक्रीशन का डायग्राम बना सकते हो, नेफ्रॉन के एक्सप्लेन कर सकते हो आंसर करने के लिए, पर इतने वर्ड्स में आंसर हो सकता है प्रॉपर वे में जो लिखा हुआ है ना, क्योंकि मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बहुत इजीली इतना में कवर हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसके अलावा देखो बात करते हैं हम ब्लड वेसल्स की बात कर रहे हैं, आर्टरीज एंड वीन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, ठीक है। अब एक बात समझते हैं यहाँ पे क्या होगा, आर्टरीज़ की बात करें तो आर्टरीज़ देखने में देखो कैसे होगी, आर्टरीज़ का ये एरिया है,
और आर्टरीज के अंदर जो पाइप है जिसके थ्रू ब्लड जाता है ना, उसको देखते हैं आप हम। ये आर्टरीज का जो पाइप है यहाँ से ब्लड जा रहा है इसके अंदर इस तरह से, जो पूरा बाकी एरिया है ना ये सब हमारे पास थिक वॉल है पूरी की पूरी। ये ना इतना हाई प्रेशर होगा कि ये वॉल जो है बहुत थिक होती है इस तरह से, ठीक है ना। इतनी थिक वॉल है पूरी की पूरी, इस तरह से पूरी ये कवर है ना, बहुत पतला पाइप इसके अंदर। तो मतलब होगा क्या ना, प्रेशर बहुत हाई होने वाला है। अब हाई प्रेशर होगा ना, तो हाई प्रेशर जब ब्लड जाएगा अंदर की तरफ, तो यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करता है इस तरह से पूरा। अब ये थिक वॉल है तो क्या होगी, प्रोटेक्ट हो सकती है, ठीक है ना। समझ की बात यहाँ पर। जो आर्टरीज़ हैं, आर्टरीज़ क्या करती हैं, आर्टरीज़ जो होंगी हमारे पास वे नैरो होंगी बहुत ज़्यादा यहाँ से। इनका जो ऊपर की जो कवरिंग होगी, जो पूरी लेयर होगी वो थिक होगी, क्योंकि यहाँ पर होगा हाई प्रेशर। क्या होगा यहाँ पर, हाई प्रेशर होगा यहाँ पर, ठीक है ना। समझ के, बहुत सिंपल सी बात है। जबकि हम बात करते हैं वीन्स की, तो वीन्स कैसे होंगी, वे कैसे होंगी, उसमें ना वीन्स के अंदर जो ब्लड होगा प्रेशर वो कम होगा, तो वहाँ पर क्या होंगी, वे थिन भी चल जाएंगी। और इसके अलावा देखो क्या होगा यहाँ पर, ये वीन्स जो है ओनली वन डायरेक्शन चलते हैं, तो उनके अंदर वॉल्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है ना। वॉल्स क्या करती हैं, वॉल्स कन्फर्म करती हैं फ्लो ऑफ डायरेक्शन, ठीक है ना। जैसे सपोज ब्लड को जाना है हमारा फॉरवर्ड, सपोज ब्लड जाना है इधर की साइड, तो यहाँ पर वॉल लग जाएगा। तो वॉल क्या काम करते हैं ना, ब्लड बैक नहीं कर सकता, आगे की तरफ ही जाएगा बस। सपोज यहाँ पर ब्लड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाए और बैक करना स्टार्ट है, तो बैक नहीं जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस वजह से क्या करता है, प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है ये, ठीक है। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए हमारे यहाँ पर। क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है, यूरिन फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखते क्या होगा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन चैप्टर से आ जाएगा क्वेश्चन ये। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थ्री मीडिया आर गिवन बिलो, ए बी सी थ्री मीडिया है हमारे पास। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, इसकी 1.8, 1.5। पहले एक बात समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि जब लाइट एयर से या दो डिफरेंट मीडियम के बीच में लाइट की स्पीड का रेशो क्या होगा। सपोज अब यहाँ पे गिवन है तो ये एब्सोल्यूट होगा, तो इसका मतलब होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, है ना, और वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ये होगा हमारे पास। तो ये गिवन कर रखा है यहाँ पे। तो सिंपल सी बात, एयर का क्या होता है, एयर होता है हमारा कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो कॉमन ही है सबके लिए। अब इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इससे की स्टेटमेंट क्या करें हमने यहाँ पर, जितनी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी हमारी, जितनी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी वेलोसिटी उतनी कम हो जाएगी, इन्वर्सली है। ई इंक्रीज होगी तो ये डिक्रीज होगा। समझते हैं। अ रे ऑफ लाइट, देखो क्वेश्चन समझते हैं अपन। अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में जा रही है लाइट, एंड अनदर रेज ट्रैवलिंग फ्रॉम बी टू सी, बी टू सी। तो इसका मतलब कहने का क्या है यहाँ पर, इसका सिंपल से मीनिंग ये है कि हमारे पास सपोज करो यहाँ पर एक मीडियम है, ये हमारे पास एक ए है, हमारे पास एक बी है, हमारे पास लाइट रेज जा रही है कहाँ पर, ए टू बी, ए से बी जा रही है लाइट, लाइट हमारी जो है वो जा रही है यहाँ पर ए टू बी, ए टू बी जा रही है। अभी तो हम डायरेक्शन बाद में चेक करेंगे, ए टू बी जा रही है, पहले क्वेश्चन तैयार करना पर है ना। ए टू बी जा रही है, फिर दूसरा बी टू सी भी जा रही है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है कि जो बी से यहाँ पे सी लगा हुआ है, तो लाइट रेज जो जा रही है हमारे पास बी से सी की तरफ भी जा रही है ऐसे, ये बी से सी भी जा रही है लाइट, ये हमारे पास सी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लिया हमने एक बार यहाँ पर। तो क्या कहा देखो, ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी एंड अनदर रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम बी टू सी, ए से बी जा रहा, बी से सी जा रही है, अलग अलग जा रही है लाइट। ये मान लो हम यहाँ पर लाइट, ये लाइट है, ये मान लो एक्स लाइट है हमारी एक्स, और ये वाई लाइट है हमारे पास। अब देखते हैं, इन विच द टू केस द रिफ्रैक्टेड रे पेन टूवर्ड नॉर्मल, नॉर्मल किधर जाएगा, ठीक है ना। अब सबसे पहले एक बात समझते हैं, देखो ये बात तो हमारा क्लियर हो गया यहाँ पर, है ना, ये बात क्लियर हो गई हमारे यहाँ पर। अब एक बात सिंपल सी समझते हैं हम यहाँ पर, जो है लाइट ट्रैवल करती है जब ऑप्टिकली रेयर मीडियम के अंदर या डेंसर मीडियम के अंदर। तो रेयर और डेंसर मीडियम के लिए हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को कंपेयर करना पड़ेगा यहाँ पर हमें, कि ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और हमारा डेंसिटी में क्या रिलेशन है। देखो जब लाइट ट्रैवल करती है कहाँ से कहाँ, वैन लाइट ट्रैवल फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ऑप्टिकल रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, मूव टूवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा वो, ठीक है ना। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, ए से बी जो है हमारे पास लाइट क्या करती है, वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। ए से बी क्यों मुड़ती है, ए से बी, अब ए से बी की तरफ जा रही है ना, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो ये भी रेयर मीडियम है हमारा, मतलब इसके कंपैरिजन में जो जितनी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ही ज़्यादा डेंसिटी होगी, ठीक है ना। जैसे डायमंड है, डायमंड की डेंसिटी बहुत हाई है, तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात समझते हैं यहाँ पर भी हम,
तो एक पॉइंट यहाँ पर ना हम शॉर्ट नोट तैयार करेंगे छोटा सा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए यहाँ पर हम, ठीक है ना। देखते हैं यहाँ पे क्या बनेगा क्वेश्चन। देखो क्या याद रखना है यहाँ पर, हमें याद रखना है ये कि यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास, जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इन्वर्स है किसके, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम के। फर्स्ट पॉइंट ही समझ जाएंगे यहाँ पर। तो समझते क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के, ठीक है ना, डेंसिटी है, और ये डेंसिटी है हमारे पास, डेंसिटी, और वो डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम के। जितनी हाई डेंसिटी होगी लाइट उतना ट्रैवल करने में क्या करेगी, डिफिकल्टी फेस करेगी वहाँ पर। तो आप समझो, देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करें हम सिंपल तरीके से बिल्कुल, तो क्या होगा, ए से बी जाने पहले हम, ये हमारे पास ए है, ये ए है हमारे पास, दूसरा हमारे पास बी है। ए की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, ये हमारे पास 1.6 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला है, और ये हमारे पास 1.8 वाला है। तो सिंपल सी बात समझो, ये तो हमारे पास है रेयर मीडियम, ये कैसा मीडियम है, रेयर, ये हमारे पास है रेयर मीडियम, ये है हमारे पास रेयर मीडियम, ये है हमारे पास डेंसर मीडियम। अब लाइट रेज आ रही है, देखो लाइट रेज आ रही है, अब लाइट रेज आती है यहाँ पर रेयर मीडियम से जा रही है डेंसर मीडियम की तरफ, तो ये नॉर्मल हो जाएगा, जाना तो इसे चाहिए था यहाँ पर टूवर्ड द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी ये, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात समझेंगे आप हम कि लाइट चल रही है कहाँ से, रेयर टू डेंसर मीडियम। तो लाइट जो है हमारे पास जब ए से बी चलती है, जब ए से बी जाएगी, ए से बी जाएगी, तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाएगी, तो बैंड टूवर्ड नॉर्मल। देखो लिखा है, अपन से पढ़ते हैं हम, वैन लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इट मूव्स टूवर्ड द नॉर्मल, ठीक है ना। हैंस द लाइट रे बैंड टूवर्ड द नॉर्मल ऑन पासिंग फ्रॉम मीडियम ए टू बी। समझ गए ना, यहाँ आंसर यहाँ पे एक्सप्लेन है पूरा ये किस वजह से हो रहा है ऐसा। फिर अब ऐसी बात करते हैं हम बी टू सी, बी टू सी जाएगा तो क्या होगा बी टू सी में, बी टू सी भी सेम बात है यहाँ पर। बी टू सी में क्या होगा, यहाँ पर जो है ना, ये बी है और ये सी है हमारे पास, ये बी है और ये सी है। बी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है हमारे पास 1.8, और इसकी कितनी है 1.5। तो डेंसर टू रेयर मीडियम जा रहा है, ये डेंसर, ये रेयर मीडियम है। जब लाइट इधर आएगी ना यहाँ पर, तो क्या होगी यहाँ पर, डेंसर टू रेयर जाएगी, अवे द नॉर्मल, लाइट आएगी, जाना चाहिए तो उसे इस तरह से, और अवे द नॉर्मल हो जाएगी वो, तो अवे द नॉर्मल चली जाएगी। देखो द स्पीड ऑफ लाइट विल इंक्रीजेज वैन द लाइट ट्रेवल फ्रॉम बी टू सी। हैंस क्या होगा यहाँ पर जो है लाइट हमारे पास जो है, द स्पीड ऑफ लाइट रे विल इंक्रीज इन द सेकेंड मीडियम, है ना, क्योंकि रेयर मीडियम है वो, समझ गए ना, इस वजह से होगा ऐसे यहाँ पर। तो ये आगे जाएगी नॉर्मल से। दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया हमारे यहाँ पर ये। आप देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत आसान है, अब क्वेश्चन थोड़ा इजीली हो जाएगा, बस इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, ध्यान इसमें रखना है ये पॉइंट। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ट्राई करना इस पर, है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। एक हमारे पास वायर है, उस वायर को हम रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, और हमने उसे डिवाइड किया 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, तीनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है। इफ़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R2 रेशो आर, ठीक है ना, ये निकालना है यहाँ पर। एक तो क्वेश्चन रेजिस्टेंस है, एंड क्वेश्चन नंबर 25 का सेकंड दिया हुआ है, रेफर टू द इमेज एंड स्टेट हाउ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इंडिकेट रीजन्स वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रोंगर आउटसाइड द मैग्नेट, what happened to the magnetic field when the current in the circuit is reversed। तो क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पर, ये क्वेश्चन भी दिया, ये भी, दो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर, इसे समझते हैं पहले क्या होगा। इसमें कहा कि अगर डायरेक्शन हम क्या कर दें, करंट की रिवर्स कर दें, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या चेंज आएगा, ठीक है ना। अगर डायरेक्शन चेंज करेंगे तो नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाएगा, साउथ पोल नॉर्थ पोल बन जाएगा, सिंपल सी बात है। अब मान लो सपोज हमारे पास जो है ना, ये जो है ये निगेटिव है, ये नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करता है, ये पॉजिटिव है, ये साउथ पोल की तरह एक्ट करता है। बैटरी रिवर्स करोगे तो बैटरी रिवर्स करने पे क्या होगा, जैसे इसे तुम यहाँ पर निगेटिव कर दोगे, इसे पॉजिटिव कर दोगे, इसे निगेटिव करोगे, तो ये नॉर्थ बन जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा नॉर्थ, और ये बन जाएगा साउथ। अब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन चेंज जाएंगी बाहर की तरफ ऐसे, ठीक है ना, ऐसे चेंज हो जाएंगी सारी की सारी की। तो ये दोनों क्वेश्चन देखेंगे भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट इज R/3, R/3 रेजिस्टेंस है, तो 1/R 1 इज इक्वल टू आ जाएगा कितने यहाँ पर R/3 होगा, तो अपॉन का 3 क्या नीचे से ऊपर पहुँच जाएगा वहाँ पर, ठीक है ना। तो 3/R प्लस 3/R प्लस 3/R इज इक्वल टू 9/R, तो R1 इज इक्वल टू R/9 आ जाएगा। क्योंकि हमें निकालना है रेशो क्या,
हमें निकालना है रेशो जो बताया क्वेश्चन के अंदर R1:R। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या होगा देखो, 1/R इजिकल टू आ रहा है हमारे पास 1/R1 इजिकल टू आ रहा है हमारे पास 9/R। तो R इजिकल टू कितना बन जाएगा, R1 इजिकल टू बन जाएगा R/9। ठीक है ना, ये बन जाएगा हमारे पास। अब इसको हम क्या करें, रेशो निकालना है हमें, तो R1/R इजिकल टू आता है हमारे पास 1/9। ये बन जाएगा देखो सिंपल से यहाँ पर। देखो ये है ना, इस R को यहाँ लेकर जाएंगे, बस इतना आ जाएगा रेशो इस तरह से। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास है नेक्स्ट कि रेफर टू द डायग्राम या इमेज जो भी दिया है हमें यहाँ पर, इसमें कहा है कि अगर हम क्या करें यहाँ पे, अगर हम व्हाट हैपन टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट इन द सर्किट रिवर्स, करंट को रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा। तो सिंपल समझते हैं क्या होगा। करंट अगर हम पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं हम बाई चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। तो सिंपल सी बात है, अगर हम क्या करते हैं करंट रिवर्स करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी उल्टा हो जाएगा, नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल की तरह एक्ट करता है, साउथ की तरह क्या कर जाएगा, नॉर्थ एक्ट करेगा वहाँ पर। देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मोर इन द रीजन वेयर द फील्ड लाइन्स आर क्राउडेड। देखो फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि इंडिकेट द रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रोंगर। स्ट्रोंगर वहाँ पर होंगी जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। यहाँ पर देखो जितना क्लोज होगा मैग्नेट को उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जितना दूर होगा उतना वीक होगा। यहाँ पर ज़्यादा गैप आ रहा है, यहाँ क्लोज है बिल्कुल एकदम से, है ना। तो सिंपल सी बात, पहला पॉइंट समझ गए हम, जितनी क्लोज होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, दूसरा पार्ट देखते हैं इसमें। दूसरा पार्ट दिया है, इसका मतलब समझिए ना, पहले का आंसर क्या होगा, पोल्स पे होगा, है ना। पोल्स पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ से एंटर करती हैं तो यहाँ से जाएंगी सब जितनी भी हैं, सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहीं होंगी इस एरिया में, है ना, पोल्स के पास ही। देखो क्या दिया हुआ इसमें और क्वेश्चन में, अगर हम डायरेक्शन करते हैं ना, डायरेक्शन रिवर्स करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है ना, ये भी रिवर्स ही हो जाएगी यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया हमारे यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा यहाँ पर, है ना। देखो याद रखना, इस तरह से मैंने बताया था, अगर याद हो कि हम क्या करते हैं, सपोज हमारे पास ये ना बैटरी है, निगेटिव पॉजिटिव, ये सोलिनॉइड है हमारे यहाँ पर, ये सोलिनॉइड है हमारे यहाँ पर। जैसे बनेगा मतलब सपोज ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब बैटरी को रिवर्स कर दो यहाँ पर, ये पॉजिटिव करो, ये निगेटिव करो, तो ये क्या, ये भी बदल जाएंगे हमारे, पॉजिटिव है तो साउथ, निगेटिव है तो नॉर्थ बन जाएगा इस तरह से। ठीक है ना, तो रिवर्स हो जाएगा ये भी। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास, स्टडी द गिवन फूड चेन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट फॉलो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास फूड चेन गिवन है, लीफ है ना, कैटरपिलर्स, फिर से खा जाएगा कैमेलॉन, स्नेक एंड mongoose। इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन एट द थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज 100 जूल। तो ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल एंड थर्ड ट्रॉफिक लेवल, 100 जूल एनर्जी यहाँ पर। ठीक है, अब हमें पता है हर एक स्टेप पे 10% एनर्जी क्या करता है, हर एक स्टेप पे 10% एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र करता है यहाँ पर, है ना। तो इसने पूछा है देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल। प्रोड्यूसर मतलब प्लांट पर कितने परसेंट होगा। ठीक है ना, ये पूछा है इसने यहाँ पर। तो 10% इंक्रीज़ करना है यहाँ पर, सिंपल सी बात है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ से यहाँ आएंगे, 10% इंक्रीज़ करोगे तो 100 का 10% इंक्रीज़ होने पे क्या हो जाएगा 1000। फिर इसका 10% इंक्रीज़ करोगे तो यहाँ बन जाएगा 10,000 जूल। तो आंसर आ जाएगा 10,000 जूल। ठीक है ना, तो 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है हमारे नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे, पढ़ा होगा 10% लो। ठीक है ना, 10% लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ना अच्छे से। फिर बी पार्ट पढ़ते हैं, इज़ इट पॉसिबल टू हैव 2 more ट्रॉफिक लेवल्स इन द फूड चेन जस्ट बिफोर द 4th ट्रॉफिक लेवल, जस्टिफाई योर। देखो एक बात समझिए, कहा कि 2 more ट्रॉफिक लेवल्स। अब इट इज़ पॉसिबल, भाई सिंपल सी बात समझते क्या होगा, पॉसिबल टू हैव 2 more ट्रॉफिक लेवल्स इन द फूड चेन जस्ट बिफोर द 4th ट्रॉफिक लेवल। 4th ट्रॉफिक लेवल से पहले देखो कितना होगा, 1 2 3, ये 4th। ठीक है, इससे पहले कहा है इसने यहाँ पर 2 more ट्रॉफिक लेवल अवेलेबल हो सकते हैं। देखो सिंपल सी बात समझते हैं, ट्रॉफिक लेवल की चेंज चलती है वो नॉर्मली 4 5 तक चलती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है वो। ठीक है ना, मोस्टली 3 4 तक चलती है, उसके बाद जो है नहीं चलती है ये। तो सिंपल सा आंसर होगा नो, सिंस द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट दैट वेरी लिटिल अनेबल एनर्जी विल रिमेन आफ्टर कॉन्सिक्वेंस ट्रॉफिक लेवल। देखो आप समझो, सपोज करो यहाँ पर
यहाँ पर हमारे पास जो है 10,000 जूल, यहाँ पर हमारे पास 1000 जूल, यहाँ पर हमारा 100 जूल, यहाँ पर 10 जूल एनर्जी, और यहाँ पर आ जाएगी 1 जूल एनर्जी। अब नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल कहाँ से ऐड कर सकते हैं हम, एनर्जी नहीं बचेगी हमारे पास। तो सिंपल सी बात है, एनर्जी लेवल जो होगा हमारे पास, अगर एनर्जी पर डिपेंड करता है वैसे, पर ट्रॉफिक लेवल जो होंगे हमारे पास मोस्टली मैक्सिमम 5 ही जा सकते हैं, और भी जा सकते हैं मतलब, पर डिपेंड करता है कि प्रोड्यूसर्स पर याद रखना कि डिपेंड करता है कि एनर्जी कितनी गिवन है। यहाँ पर सपोज एनर्जी गिवन होती है हमारे पास 20,000 एनर्जी गिवन है, तो हम करते इसे चेंज फिर इस तरह से। तो एनर्जी पे डिपेंड करता है, इतनी एनर्जी सफिशिएंट नहीं है कि आगे लेवल पर पहुँच जाए। अब सपोज करो किसी ने क्या किया ना, यहाँ पर यहाँ 2 ट्रॉफिक लेवल ऐड कर दिए, उसने यस बोल दिया यहाँ पर, तो अब टोटल कितने हो जाएंगे, 7 ट्रॉफिक लेवल हो जाएंगे। अब फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कितनी एनर्जी हमारे पास, 10,000, सेकंड पे कितनी होगी 1000, थर्ड पे कितनी होगी 100, फिर कितनी 10 जूल, 1 जूल, फिर आगे 0.1, फिर 0.01 जूल एनर्जी। तो इतनी कम एनर्जी मतलब किसी के सर्वाइवल के लिए सफिशेंट नहीं होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 26 हमारे पास क्वेश्चन हो गए सॉल्व। तो सेक्शन बी हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। तो बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन कवर करना, बिल्कुल अच्छे से टॉपिक गिवन है, जिन टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन आए हुए हैं उन टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरिन फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर करना है। सेक्शन बी हमारा कवर हो चुका, अब इसके बाद हम सेक्शन सी कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।